गुड मॉर्निंग टू ऑल। एनवायरमेंटल साइंस के हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50। आइए देखते हैं। निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड चेन? अब इसमें से कौन सा एक जो है वो फूड चेन नहीं है? घास, बकरी, मानव। ये ठीक है, घास को बकरी खाएगी और बकरी को मानव। घास, खरगोश, लोमड़ी। सर्प, मोर, मानव। सर्प, घास। अब ये सांप जो है ये घास खाएगा क्या? तो ये वाला अगर देखा जाए, ये जो ऑप्शन है आपका स्नेक, ग्रास, टीयर, ये खाद्य श्रृंखला नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? आपको बताना है कि फूड चेन का जो है वो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखिए, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक पौधे। पौधे एकदम बाद में आएंगे या पहले आएंगे? आपको पता है कि पौधे जो हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो जो प्रोड्यूसर है ना वो पहले आएगा, सबसे पहले हो जाएगा पौधा। पौधा खाएंगे कौन? ये ना शाकाहारी। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये शाकाहारी है, शाकाहारी। और फिर शाकाहारी को खाएंगे मांसाहारी, और मांसाहारी के बाद जो है वो होते हैं आपके डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र में सभी ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ये आपको पता होगा, बिना ऑप्शन देखे ही आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश जो है आपका ओरिजिनल सोर्स है ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी। ठीक है। खाद्य कड़ी में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो है वो क्या है? सबसे पहले प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को आप बोलते हैं प्रोड्यूसर, अभी आपने ऊपर वाले ऑप्शन में देखा था। और प्लांट्स को जो खाएंगे उसको आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो खाद्य कड़ी में शाकाहारी कौन होंगे? अब जैसे कि प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स को कौन खाएगा? जो भी गाय, भैंस, बकरी है, ये जो है शाकाहारी हो जाएंगे। शाकाहारी को ही आप क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला पादप कीट मेढक ए बाज में संभावित कड़ी ए कौन होगा? यहाँ पर ना आपको ए दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें क्या आएगा। देखिए, प्लांट है, प्लांट को खाएगा कौन? कीट पतंग। कीट पतंग खा जाता है मेढक, और मेढक को कौन खाएगा? कोबरा, पैरोट, रैबिट, उल्फ। आप यहाँ पे ना एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। पैरोट तो होगा नहीं, रैबिट भी नहीं होगा, उल्फ भी नहीं होगा। अब देखिए, फ्रॉग को, मेढक को कौन खा जाएगा? सांप जो है वो मेढक को खा जाता है, यानी कि सांप के एक टाइप में यहाँ पे आपका आ गया कोबरा, और कोबरा को खा जाता है ईगल। तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोबरा। नेक्स्ट है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जंगल है और इधर जो है ना ये आपका ग्रास लैंड है, तो बीच का जो एरिया है इसको बोला जाता है इकोटोन। क्या बोलेंगे हम इसको? इकोटोन। यहाँ पे इधर के और इधर के जीवों का मिश्रण होता है, इसको बोला जाएगा इकोटोन। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा इकोटोन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? जीव का जो विशिष्ट स्थान होता है किसी भी इकोसिस्टम में, इसको बोला जाता है आला, और उसी को इंग्लिश में आप बोलते हैं नीचे। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जीव क्या खाता है, किस तरह से रहता है, कहाँ रहता है, और किससे प्रभावित होता है, इसी को आप बोलते हैं पारिस्थितिकीय व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान। तो क्या हो जाएगा? आला बोलते हैं इसको, यानी कि नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रजाति के सभी सदस्यों के रहने को कहते हैं all of the members of a particular species that live in one area are called, इसको क्या बोलेंगे? अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी जंगल है, जंगल में सारे बाघ एक जगह रह रहे हैं, तो वो बाघों को क्या, बाघों की क्या बना देंगे? जनसंख्या बना देंगे। तो सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स? यानी कि आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते हैं। मछली वापस से बनते चले जाती है, ठीक है, नई मछली आते चले जाती है। जंगल एक बार खत्म होता है, फिर से जंगल जो है आपका हो जाता है, बन जाता है। वाटर भी है, लेकिन ये जो है ना गोल्ड, स्वर्ण, इसको जो है हम बोलते हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको रिन्यूएबल रिसोर्स में ट्रीट नहीं किया जाता। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनीकरण योग्य ऊर्जा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी? यानी कि रिन्यू आप नहीं कर सकते। किसको रिन्यू नहीं कर सकते? जियोथर्मल एनर्जी रिन्यू हो जाएगा। हाइड्रो पावर रिन्यू कर लेते हैं। सोलर एनर्जी ये भी, यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आपको मिलती है, सोलर एनर्जी, वहां से आप
प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये आपका रिन्यू नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये होगा नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें होता क्या है, आणविक ऊर्जा में इसमें आप यूरेनियम का यूज करते हैं, और यूरेनियम जो है वो सीमित मात्रा में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इट इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है, इसमें से आप किसको रिन्यू कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी इसमें से क्या होगा? कोल एक बार यूज कर लिया तो खत्म, पेट्रोलियम एक बार यूज कर लिया खत्म, नेचुरल गैस की भी वही स्थिति, एक बार यूज किया खत्म। लेकिन ये जो आपका फ्यूल वुड है ना, अब जैसे कि लकड़ी है, तो एक बार लकड़ी आप यूज कर लेते हैं, फिर वापस से आप उसको उगा सकते हैं, तो आपका यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या हो जाएगा? काष्ठ ईंधन यानी कि फ्यूल वुड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जैविकीय संसाधन नहीं है? बायोटिक नहीं है। बायोटिक का मतलब पता है आपको? जिसमें लाइफ हो, जो आज जीवित है या फिर पहले जीवित का पार्ट था, उसी को आप बोलेंगे बायोटिक रिसोर्स। देखिए, लकड़ी, लकड़ी पहले पेड़ पौधे के पार्ट थे तो बायोटिक हो जाएगा। मेज, मक्का, ये भी पहले पेड़ पौधा का पार्ट था। ऊल जो है यानी कि ऊन कहाँ से मिलेगा आपको? भेड़ों से मिलता है, ये भी पहले जीवित का ही हिस्सा था, तो बायोटिक रिसोर्स है। लेकिन ये वाटर जो है आपका, ये एबायोटिक है, इट इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स, क्योंकि ये पानी जो है ये आपको जैविक प्रक्रिया से नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को संचयी संसाधन भी कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक रिसोर्स, यानी कि स्टॉक आपके पास है, आप यूज करते जा रहे हैं। स्टॉक रिसोर्स को ना आप रिजर्व स्टॉक भी बोलते हैं यहाँ पे, या फिर रिजर्व रिसोर्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब तो आगे के ऑप्शन को देखे बिना आप बता देंगे कि आंसर यही होगा। स्टॉक रिसोर्स में क्या होता है, ये भंडार में सीमित होते हैं, और जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं फिर धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो स्टॉक रिसोर्स जो है क्या हो जाएगा आपका? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जैसे कि कोल माइंस है, कोयला यूज करते जा रहे हैं, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएगा, जिसको रिन्यू हम नहीं कर सकते तुरंत ही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है? एक तो होता है क्षय, यानी जो डिप्लीट होता जा रहा है, जो खत्म होता जा रहा है, उसका अपोजिट हो जाएगा आपका अक्षय संसाधन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्स? आप यूज करते ही जा रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओशन सॉल्ट। ऐसा इसलिए बोला जाता है ना, आप कहेंगे कि सॉल्ट तो हम निकाल सकते हैं, निकालते निकालते फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा। देखिए, महासागर में ना नमक की जो मात्रा होती है बहुत विशाल मात्रा होती है, और आसानी से आप इसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेट है ह्यूमन का ये सॉल्ट के यूज करने का, तो उस जिस रेट से हम यूज कर रहे हैं उसको, उस रेट से देखा जाए तो ये जो है इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए जो है ओशन सॉल्ट को हम बोलते हैं नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्स है ये। ठीक है, और बाकी जो है भूगर्भ में खनिज, ये आपका डिप्लीटेबल है। भूमि उर्वरकता, ये भी आपका डिप्लीटेबल है, और प्राकृतिक वन, ये भी आपका डिप्लीटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में पर्यावरण अवनयन के कारण रहे। ये ना आपका लास्ट लेक्चर में भी था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपने ये पहले देख लिया था। बाढ़ भी है, इरोजन भी है, अपर्दन, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज ये उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि आपका ये तीनों प्रभाव डालता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। देखिए कहां पे है ऑप्शन, ऑप्शन बी 1, 2, 3। नेक्स्ट, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम के आयोजन ने निम्न समस्या को उजागर किया। ये जो एक कार्यक्रम चलाया गया था रैली फॉर वैली, ये क्यों चलाया गया था? ये चलाया गया था आपका विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए। ये रैली फॉर वैली जो है एक आपका जन आंदोलन था, जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन था ना, उससे ये संबंधित था, उससे रिलेटेड है ये रैली फॉर वैली। आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रैली फॉर वैली जो है ये किससे रिलेटेड है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ था। हुआ क्या था, नर्मदा घाटी में एक बांध जो बनाया जा रहा था, कौन सा? सरदार सरोवर बांध। तो जब वहां पे बांध बनाया जा रहा था, जो लोग होते थे विस्थापित हो रहे थे, तो वो विस्थापित होते हुए लोगों का पुनर्वास की मांग को लेकर एक कार्यक्रम चलाया गया, उसी कार्यक्रम को बोला गया रैली फॉर वैली। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मिट्टी की अनुर्वरता होती है, यानी कि सॉइल इनफर्टिलिटी, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है ना वो कम होती है, किस कारण से होगी? स्थानांतरित खेती से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी कारण, ओवर ग्रेजिंग अतिचारण यानी कि
एक ही जगह पे अगर पशु बार बार चर रहे हैं तो फिर उस कारण से भी होगी। उपर्युक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि के अपघटन में निम्न में से कौन एक सहायक कारक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन? देखिए, डिफॉरेस्टेशन इससे जो है लैंड डिग्रेड करता है, माइनिंग के कारण, खनन के भी कारण होता है, अर्बनाइजेशन के भी कारण होता है, लेकिन ये सूखा जो है ये आपका सीधा कारण नहीं होता है लैंड को डिग्रेड करने का। तो ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सूखा। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटने छटने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको आप बोलते हैं मृदा अपरदन। अधिक वर्षा हो गई उसके कारण भी मृदा अपरदन होगा। वनोन्मूलन यानी कि पेड़ पौधों की कटाई, जिसको आप बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, तो इस कारण से भी जो है आपका मृदा अपरदन होता है। तीव्र ढाल अगर रहेगा तो फिर मिट्टी बह के इधर से उधर चली जाएगी, मृदा अपरदन होगा। बाढ़ के कारण होता है, अनियंत्रित पशु चारणता के भी कारण होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मरुस्थलीकरण है, डिजर्टिफिकेशन क्या है? मानवकृत समस्या। ये जो है ना कुछ मानवकृत समस्या भी है जिसके कारण आपका जो है वो डिजर्टिफिकेशन होता है, और कुछ प्रकृति प्रेरित समस्या भी है। तो आप कह सकते हैं ये जो डिजर्टिफिकेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है मैनमेड और नेचर इंड्यूस्ड प्रॉब्लम का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, मानव एवं प्रकृति द्वारा प्रेरित समस्या, दोनों के कारण ये होता है। भारत में कजरी, कजरी का फुल फॉर्म, ये भी ना क्वेश्चन रिपीट लग रहा है, संस्थान निम्न में से किस एक समस्या का अध्ययन करता है? ये भी आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। कजरी का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल, सी से सेंट्रल हो गया, एरिड जोन और रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका? जोधपुर राजस्थान में है। किसका अध्ययन करता है? डिजर्टिफिकेशन का अध्ययन करता है। ठीक है, जो शुष्क क्षेत्रों की समस्या होती है ना, जैसे कि डिजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण, वाटर कंजर्वेशन को लेकर, या फिर शुष्क कृषि प्रणाली, कृषि पद्धति को लेकर, तो उन सब के ऊपर रिसर्च करने का काम करता है, अध्ययन करने का काम करता है कौन? कजरी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? बागेश्वर नहीं है आपका, चंपावत में भी नहीं हुआ है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये जो है आपका उत्तराखंड का, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? ये आपका हुआ था कहां पर? पिथौरागढ़ में। कब हुआ था? 18 अगस्त 1998 को हुआ था। और यहाँ पर जो है जो गांव था, मालपा नाम का गांव था, ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के जो तीर्थ यात्री थे, कुछ तीर्थ यात्री थे जिन्होंने यहाँ पर इसी घटना में, ये जो आपका हुआ था ना मालपा भूस्खलन आपदा, तो उसमें कुछ तीर्थ यात्री जो थे उन्होंने भी अपनी जान गंवाई थी। उसके सिवा और भी कुछ 200 के लगभग मौतें हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र है, यानी अधिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होगा भूस्खलन की दृष्टि से? हिमालय पर्वत, दक्कन पठार, पूर्वी घाट, अरावली श्रेणियां। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो है ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत। कारण क्या है कि बहुत संवेदनशील है, चट्टाने जो है वो कमजोर हैं, इस कारण से भूस्खलन की घटना जो है वो यहाँ पर होती ही रहती है। भारी वर्षा भी हो गई, बर्फबारी के कारण भी ये जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ज्यादा जो अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा भारत में? हिमालय पर्वत। नेक्स्ट, विश्व में पर्यावरण अवनयन एक गंभीर समस्या है। ये बात सही है कि एनवायरमेंट जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, और ये जो है एक मेजर प्रॉब्लम है, एक सीरियस प्रॉब्लम है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की समस्या है। इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी एवं वनों का अवनयन। बात भी सही है, क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही है, इसलिए जो है अब कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना आप पेड़ पौधे लगाइए। और जब जंगलों की कटाई होगी तो उससे मिट्टी भी जो है वो क्या होगा? डिग्रेड होगा, यानी कि मृदा अपरदन होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए आपका कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं, ए सत्य है आर नहीं, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है? पेड़ पौधों की क्या कर दी जाती है? कटाई कर दी जाती है। इस कारण से क्या होगा? मृदा अपरदन होगा, क्योंकि पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं ना वो मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं। अब पेड़ पौधे खत्म तो फिर मृदा हल्की हो जाएगी, मिट्टी जो है वो इधर उधर हवा से उड़कर, आंधी से, तूफान से चली जाएगी, मृदा अपरदन होगा। प्राकृतिक विनाश भी होगा, सूखा भी होगा, क्योंकि अब पेड़ पौधे की संख्या जितनी ज्यादा कम तो फिर वर्षा की मात्रा में कमी आएगी, और जब वर्षा की मात्रा में कमी होगी तो फिर सूखा भी होगा। तो ये ए बी सी तीनों होता है किस कारण से? डिफॉरेस्टेशन के कारण से। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।